हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, पिछले लेक्चरों के अंदर हमने जो डिस्कस कर रहे थे वो थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आगे भी आज हम उसी यूनिट को एमओटी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और हमने जो पिछले लेक्चर हैं उनके अंदर क्या क्या पढ़ा था, एमओटी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वीबीटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड है उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और हमने वहाँ पे ये बात बोली थी कि आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, संकरण पढ़ेंगे कि संकरण क्या होता है और इस संकरण का हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या रोल है। ठीक है। इसके बारे में हमको आज यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात किस चीज की करेंगे, हम यहाँ पे आज संकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो होती है, हमको पता होना चाहिए कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो देखिएगा, दो परमाणुीय कक्षकें होती है जो समान ऊर्जा की होती है, वो क्या करती है, मिलकर उतनी ही ऊर्जा की नई समान कक्षकों का निर्माण करती है। वो क्या कहलाती है, हमारी संकृत, यानी कि संकृत कक्षक कहलाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि संकृत परमाणु कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, हमको जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, हम पढ़ते हैं जैसे कि sp के अंदर पढ़ते हैं, sp2 में पढ़ते हैं और sp3 में पढ़ते हैं, sp3d, आगे और भी होते हैं sp3d2। लेकिन हमारी जो बुक है उसके अंदर हमारे को sp, sp2 और sp3 के बारे में ही दिया गया है। अब इनके बारे में हल्का हल्का जनरल इंट्रोडक्शन ये है कि जो sp है वो बनाता है 180 डिग्री का कोण, और sp2 120 डिग्री का, और sp3 109 डिग्री 28 मिनट का कोण हमको बनाता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और वहीं पे हमको क्या है, हमको तो जो है वो ये निकालना है, यानी कि तरंग यांत्रिकी ही पढ़ेंगे हम इस संकरण के अंदर। हमको तरंग फलन निकालना पता है था हमने पिछले लेक्चर में कि तरंग फलन क्या होता है। ठीक है। तरंग फलन क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। आज हमको क्या करना है, sp कक्षक में, sp2 कक्षक में और sp3 कक्षक के अंदर तरंग निकालनी है, तरंग फलन का मान निकालना है। ठीक है। तरंग फलन का मान हम किस तरीके से निकालते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है। अब हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम sp कक्षक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम sp2 और फिर sp3 संकरित कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पे जब हम sp कक्षक की बात करते हैं तो हम sp कक्षक के लिए बेरिलियम BH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम sp2 की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, BCl3 की। ठीक है। और sp3 के अंदर लेते हैं तो हम मीथेन की बात कर लेते हैं, NH2 की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं कि उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अभी हम ओनली पहले sp के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको जो बेरिलियम BeH3 के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हमको क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हमारे पास, हमको सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकालते हैं। तो 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक बात और है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे LaCO मेथड यूज होता है। LaCO मेथड यूज होने से पहली बात तो ये 180 डिग्री का थीटा बनाता है जिसका मान -1 होता है। किस तरीके से होता है कि 1/- cos थीटा है इजिकल टू 1/- cos 180 का मान रखेंगे ना हम, तो -1 आता है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। ठीक है। ये वाली बात क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि मैंने बोला हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। ठीक है। लेकिन मैंने बोला LaCO मेथड होता है हाइड्रोजन के लिए, उसके अंदर क्या होता है, S और P कक्षकें मिलकर नई संकरित कक्षकों का निर्माण करती है।
तो यहाँ पे हम एक p कक्षक मिक्स करेंगे 2s, तो ये 1 हो जाएगा, इसको ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक हो जाएगा हमारे पास 2p1, x लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि हमको तरंग फलन निकालना है, किसके लिए, एसपी कक्षक के लिए। तो देखो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि साई 1 जब हम एसपी के लिए पढ़ेंगे तरंग फलन निकालना, तो हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, या फिर हम जैसे हमने पहले लिया था कि साई ए लिया था और साई बी लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी साई ए और बी क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मिश्रित गुणांक लेंगे हम। ठीक है, तो साई 1 के लिए और साई 2 के लिए, तो इसके लिए मिश्रित गुणांक हो जाएगा A1 और B1, और इसके लिए मिश्रित गुणांक हो जाएगा A2 और B2। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 हो जाएगा। रुको पहले, ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो A1 है, क्या है हमारा A1 है, वहां पे क्या आ जाता है, ये जो हमको तरंग फलन निकालनी है इसकी, तो तरंग फलन साई s लिख देंगे, साई 2s, वही ये भी साई 2s हमारा हो जाएगा तरंग फलन निकालने के लिए। वही हम बात करते हैं कि B1 B2 के लिए ये हो जाएगा साई 2p और साई 2p, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको px भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि मतलब ये है, ये वाली ओवरलैपिंग होती है हमारे पास। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे कि S कक्षक और P कक्षक ओवरलैप होने के बाद, यानी कि इनकी मिक्सिंग हो जाती है ना, तो हमारे पास ये वाला संकरित कक्षक मिलके दो संकरित नई कक्षकों का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो मेन बात कि हम इस फॉर्मूले से किस तरीके से हम पूरी तरंग फलन निकाल सकते हैं, यही बात समझनी है हमको कि इस पूरे फॉर्मूले से तरंग फलन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखना, हमको कुछ नहीं करना, हमारे पास जो A1 A2 एंड ये जो B1 B2 है, ये क्या है हमारे पास मिश्रित गुणांक है। क्या है, मिश्रित गुणांक है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे S कक्षक है, S कक्षक का जो आवेश घनत्व होता है वो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। क्या बोला मैंने, जब हम ऑर्थोगोनल स्टेप की बात करते हैं, तो जो हमारा S कक्षक होता है उसका आवेश घनत्व दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ हो गया, दो भागों में विभाजित हो रहा है, हाफ हो गया। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि A1 का मान 1/√2 होगा। क्या बोला मैंने कि A1 का मान 1/√2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उसी तरीके से जो मान A1 का आया है वही मान A2 का भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात कि जो मान A1 का आया है वही मान A2 का भी आ जाएगा। इस तरीके से हम A1 और A2 का मान निकाल लेते हैं। तो A1 A2 का मान हमको यहाँ पुट करना है, लेकिन अभी तक हमको B1 और B2 का मान नहीं पता है, तो पहले हम B1 B2 का मान निकालेंगे और फिर B1 B2 के मान को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको किसका मान निकालना है कि B1 का मान निकालना है। तो B1 का मान कैसे निकालना है, हमारे को ये जो टर्म होती है वो इस तरीके से होती है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब A1 स्क्वायर इज हाफ था, A1 स्क्वायर अगर हाफ है तो B1 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, B1 स्क्वायर भी हाफ होएगा। ठीक है, और अगर B1 स्क्वायर हाफ है, स्क्वायर हटाएंगे तो B1 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। यानी कि हमने A1 A2 की वैल्यू निकाल ली, B1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब बात करते हैं हमको B2 की वैल्यू निकालनी है। B2 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखना हमारे पास जो इस तरीके से A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 1 है। ठीक है, अब हमको B2 की वैल्यू निकालनी है। देखो हम क्या करते हैं, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 होता है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको A1 A2 व B1 का मान पता है, तो हम इनका मान रखेंगे। मान रखने पर तो हमने क्या किया, A1 A2 B1 का मान रखेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जानी है, यानी कि A1 का मान 1/√2 है, A2 का मान 1/√2 है, प्लस V2 का मान हमारे B1 का मान हमारे पास क्या है, 1/√2 है। ठीक है, अरे सॉरी, 1/√2 है, और B2 का मान हमको कुछ दे नहीं रखा, निकालना है, =0 है। तो जैसे ही हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो B2 है उसका मान में -1/√2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमको क्या करना है, A1 A2 का मान निकालना है, B1 एंड B2 का मान निकालना है। जब A1 A2 B1 B2 का मान हमारे पास आ गया है तो कुछ नहीं करना, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनके मान हमको रखने हैं। ठीक है, तो रख देते हैं हम। तो हमको सबको पता है कि सबका मान 1/√2 आया है, तो हमको कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे करते हैं हम कि हमारे पास A1 A2 का मान आ गया। अब क्या करना है, हमको इसी फॉर्मूले में वो मान पुट करने हैं, तो ψ1 हमारे को पता है A का मान 1/√2 और ψs हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस 1/√2 इसका मान आया था हमारे पास, B1 का मान आया था, तो ये क्या हो जाएगा, ψp। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, तो √2 ψs प्लस ψp एंड ψs प्लस ψp आएगा हमारे पास, मैथमेटिक्स के हिसाब से है। ठीक है, एक बार प्लस किया तो इसके अंदर हम माइनस करेंगे, तो 1/√2 ψs, सबका मान हमारे पास 1/√2 ही आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1/√2 ψp, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 ψs माइनस ψp, ये हमारा जो पूरा है वो क्या है, ψ1 व ψ2 के लिए, यानी कि ψ1 और जो ψ2 है वो sp के लिए क्या होगा, तरंग फलन निकाल लिया हमने। sp के लिए क्या निकाल लिया हमने, तरंग फलन निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, sp2 संकरित कक्षक की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp2 संकरित कक्षकों। देखिएगा, अब हमको वही है जैसे कि sp के लिए निकाला था उसी तरह sp2 के लिए निकालना है कि क्या होता है। देखो, sp2 के लिए हमारे को पता है 120 डिग्री का थीटा बनता है, यानी कि 1/-cos थीटा करूँ मैं तो 1/-cos 120 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√1/2 आता है, 1/2 आता है। ठीक है, -cos 120 का मान होता है मतलब। ओके, ये तो हो गया हमारा थीटा। उसके बाद हमको क्या करना है, बेरिलियम हो गया हमारे पास, हमको बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। जैसे कि क्योंकि हम यहाँ पे हमारी बुक में BH3 BCl3 के लिए मान दे रखा है, तो जैसे कि हम BH3 के लिए निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, BH3 के लिए निकालते हैं, तो हमको बोरोन का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास, 1s2 क्या होता है, 2s1 2px1 एंड 2py1। अब कोई मेरे से बोलेगा कि x y p y किधर से आया, तो उधर से आया, जैसे पीछे हमने बेरिलियम के लिए निकाला था s और p कक्षा के मिक्स हो रही थी, तो s और p कक्षा के मिक्स होने के बाद हमारे को क्या मिल रहा था, नया संकरित कक्षक मिल रहा था। तो यहाँ पे भी हमारे को LSCO मेथड लगाना है, और LSCO मेथड से हमारे पास ये कक्षक मिलती है, यानी कि S और P मिलकर नए संकरित कक्षक बनाती है जो 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है,
देखिएगा आगे, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले psi1 psi2 निकाला था, अब हमारे पास यहाँ पे हमको 3 तरंग फलन निकालनी है, psi3 भी निकालनी है। तो psi1 psi2 और psi3। तो psi1 और psi2 यानी कि हमारे पास पहले हमको a1 b1 का मान निकालना था, a2 और b2 का भी मान निकालना था। अब यहाँ पे हमको a3 b3 इन्हीं के साथ साथ हमको c का मान भी निकालना है। तो c1 c2 एंड c3 की वैल्यू भी हमको निकालनी है। ठीक है, वही है हमको तरंग फलन, इसको हटा दीजिए, जैसे ये हो जाएगा हमारे पास s और ये psi px और ये psi py, ये वही हमारे पास s psi px psi py। इस तरीके से निकालने का सीधा सा मतलब यही था कि क्या होता है, समझ में इजीली आ जाता है हमारे। ठीक है, ये हमारा psi s और ये psi px, वही ये psi py। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब देखना यहाँ पे जो समझने वाली बात है जो क्या है, यहाँ पे जो s और p कक्षा की मिल रही है ना, s और p, दो p कक्षा की मिल रही है, px और py कक्षक मिल रही है, एक s और एक py कक्षक मिल रही है। यानी कि हमारे को जो मिलेगी वो मिलेगी इस तरीके की, किस तरीके की, इस तरीके की, कि यहाँ पे s कक्षक, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है हमारा, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओनली p की x कक्षक भाग ले रही है, y कक्षक भाग नहीं ले रही। इसका मतलब सीधी सी बात, कुछ भी नहीं समझना, सीधी सी बात ये है कि c1 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। क्या बोला मैंने कि c1 जो है, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आएगी। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात c1 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब जैसे कि हमने पीछे किया था, पीछे क्या किया था, जैसे कि हमने क्या था कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर हाफ किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a3 भी है, तो पहले हाफ था और अब a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू निकालने में तो दिक्कत ही नहीं आ रही है हमको। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू हमने निकाल ली, तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब फिर वही बात आती है हमारे पास b1 b2 और b3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। अब देखिएगा b1 की वैल्यू क्या होती है, देखो हमको वही बात पता है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे c1 जो है हमारे को पता है कि 0 है, क्योंकि y कक्षक भाग नहीं ले रही है संकरण में। ठीक है, इस वजह से ये इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम b1 स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे, 1 माइनस ये इधर जाएगा तो a1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस a1 कितना निकाला, 1/3। ठीक है, स्क्वायर वगैरह हटा के तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 b1 स्क्वायर। तो जब हम b1 का मान लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2/3। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, b1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, b1 का मान निकाल लिया। ठीक है, हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 का मान निकालना है, जिसमें से इनकी वैल्यू निकाल ली है हमने एंड b1 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। सेकंड बात क्या है हमारे पास कि हमारे को b2 और c2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो b2 और c2 की वैल्यू, b2 और b3 की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो पहले b2 निकालते हैं। b2 किस तरीके से निकालते हैं ये देखना। देखो कि b2 जो होता है वो किस तरीके, a1 का मान पता है, a2 का मान पता है और b1 का मान पता है। यानी कि जिन जिन के मान पता है ना, पहले a का निकालोगे तो b अपने आप निकल जाएगा। b में से a1 a2 का पता है और इसका पता है तो b2 अपने आप निकल जाएगा। हर चीज सिस्टमेटिकली ढंग से करनी है हमको। ओके, अब a1 a2 का मान 1/√3 आ गया और b1 का मान हमारे पास 2/3 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/√6।
1/√6। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब मैथ हमको तो ओनली कॉन्सेप्ट पकड़ना है, मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा नहीं रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने B2 की भी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये A1 की हो गई, B2 की, और ये B2 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, B3 की। B3 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं कि हमको A1 A3 की वैल्यू पता है और B1 की वैल्यू पता है, तो वही -1/3 और 2/3, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/√6 निकल के आएगी। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट किसके समझ में नहीं आया, वो बात बताना कि ये तो मेरे को नहीं पता कि 1/√2 ये कैसे निकालते 1 से, वो नहीं बता सकती मैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हमको A1 A2 A3 का मान, B1 B2 और B3 का मान निकालना था, जो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अब हमारे पास क्या बचा। C1 की वैल्यू हमने निकाली थी, 0 आएगी, शुरू में निकाली थी। C2 और C3 किस तरीके से निकालते हैं वो बात देखना आप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कहाँ लिखिए, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, C1 की वैल्यू तो निकाल ली। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, C2 और C3 की। तो हमारा जो मेन जो फॉर्मूला होता है ना, ये इसको याद रखना बस, और कुछ नहीं, सब अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब A1 स्क्वायर था वो कर लिया, अब क्या करेंगे, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर = 1 होता है। तो अब हमको C2 स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो इसको उधर भेज देंगे, तो 1 - A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि किस किस के मान क्या निकाले। हमने A1 का मान निकाला 1/√3, A1 A2 A3 हो जाएगा। B1 का मान हमने क्या निकाल लिया, √2/3। ठीक है, B2 का मान हमने 1/√6 और B3 का मान भी 1/√6 निकाला। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। B3 का भी हो गया ना, हाँ ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं हम। ठीक है, अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, अब हम मान निकाल रहे हैं कि C2 स्क्वायर का मान क्या होगा। देखना, C2 स्क्वायर का मान हम इस तरीके से निकालेंगे कि C2 स्क्वायर = 1 - A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि C2 स्क्वायर 1 - A1 स्क्वायर, A1 का मान कितना आया 1/3, अंडर रूट से स्क्वायर काट रहे हैं। ठीक है, और इसका मान कितना आया 1/6। ठीक है, वही वाली बात है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि C2 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/√2। तो हमने C2 का मान क्या निकाल लिया, 1/√2। ठीक है, अब वही बात करते हैं कि C3 का मान निकालना है। C3 का मान बचा है हमारा लास्ट इसका, तो C3 का मान किस तरीके से, यही फॉर्मूला, A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर = 1। तो 1 - A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट, A का मान वही हमारे पास 3 1/3 और B3 का मान भी हमारे पास 1/6 आया, यानी कि C3 का मान भी हमारे पास 1/√2 आएगा, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो बोलो यहाँ तक किस किस की बात समझ में आ गई, हमने C3 का मान भी 1/√2 निकाला है। ठीक है, हमारे पास सबके मान आ चुके हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। कुछ भी नहीं करना, ये जो जो मान आए हैं उनको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे पास SP2 के लिए, इसके लिए था ये SP2 के लिए क्या आ जाएगा, तरंग फलन निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखना, हमको इनके मान निकालने हैं। तो हमारे पास जैसे psi1 है, इसके लिए A1 कितना आया 1/√3। ठीक है, और psi s, ठीक है, प्लस B2 कितना आया हमारे पास 2/3
साई पी। वाई 0 है, इस वजह से उसको नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। साई 2 के लिए 1/√3, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस की बात कर रहे हैं, एस, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो साई बी के लिए किसका मान आया 1/√6 साई पी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास किसका मान आ जाएगा 1/√6, ये पी वाई एक्स के लिए था और उसके लिए पी वाई निकाला है हमने C2 के लिए साई पी वाई, ठीक है। उसी तरीके से उसका मान रख देना। इस तरीके से हमारे पास SP2 के लिए क्या आ जाती है, तरंग फलन निकल के आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SP3 के लिए तरंग फलन निकालना है। तो देखो, अगला आपको खुद को घर से करना है, बस मैं थोड़ा सा जो भी इसका जनरल बातें हैं वो बता देती हूँ। सेम प्रोसेस लगेगा, a का मान 1/4 में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो SP3 के लिए करेंगे ना, वो मेथेन के लिए कर लेना, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और PZ के लिए भी निकाल लेना। तो यहाँ पे हमारे पास D1, D2 और D3 की वैल्यू निकाली है, साई PZ, साई PZ और साई PZ के लिए, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे हमारे को साई 4 भी निकालना है, A4 साई S, B4 साई PX, C4 साई PY प्लस D4 साई PZ, समीकरण नंबर 4। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, 4 मिश्रित गुणांक होंगे, A B C और D, और उन चारों मिश्रित गुणांकों, इनका मान निकालना इजीली आ गया हमको, इसका भी इजीली आ जाएगा। और जैसे जैसे इसका निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम, तो उनका मान भी इजीली आ जाएगा, जैसे हमने इनके निकाला। अब सब मैं निकाल के दूंगी तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या होता है SP3 के लिए। और एक बात SP3 के लिए, और एक बात ये है कि इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, तो वही है 1/cos 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारे पास इसका मान 1/3 आता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जैसे कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और इसमें 2 रखता है, यानी कि 2s2 2p2 रखता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि sp3 संग्रहित कक्षक का निर्माण करता है। इसी तरीके से पीछे भी करते थे। इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। एक जो टॉपिक है हमारा वो बच रहा है ओवरलैपिंग, उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है।